या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। और आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को फिर से एक बार चुनावों के लिए तैयार कर रही है, उसी तरफ जो अभी भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन दोनों नीतियों पे ही कटाक्ष करने के लिए जो विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं किसी रूप में निभाने की बात की जाती है, वो कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमर कस ली है कि अब 2022 के चुनावों में भाजपा को असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया है। और इसी को चलते आज बड़सर क्षेत्र में विधायक इंद्र लखनपाल जी के साथ में नेतृत्व करते हुए कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जन आक्रोश रैली का एक आयोजन किया गया और इसमें लगभग 400-500 से करीब लोग जो हैं शामिल हुए, जिसको पूरे महरे बाज़ार से होते हुए। और आज इसको जन आक्रोश रैली को निकालने का जो मकसद है वो हिमाचल सरकार की जो महंगाई को लेकर या लोगों के जो अनदेखी है उसको लेकर एक बड़ा कटाक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और आज हमारे बीच में सहप्रभारी कांग्रेस के संजय दत्त जी मौजूद हैं, विधायक इंद्र लखनपाल जी के साथ साथ में सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साह में आज इस जन आक्रोश रैली को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे बीच में संजय दत्त जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी 4 सीटों पे, एक लोकसभा पे और 3 विधानसभा सीटों पे जीत हासिल की है, उसके बाद ये देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया उत्साह पैदा हो गया है, एक नई ऊर्जा उनके अंदर आ गई है, चाहे वो चुनावों को लेकर हो। आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है केंद्र सरकार को या फिर प्रदेश सरकार को? जन जागरण अभियान के तहत जो बड़सर में आज हमारे वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक भाई इंद्र दत्त लखनपाल जी ने सभी प्रमुख नेताओं के, विपक्ष के नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जार जी, सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में जो ये जन जागरण की पदयात्रा रखी है, ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से दिया हुआ कार्यक्रम है, जो सभी प्रदेशों में और हिमाचल प्रदेश में भी हर ब्लॉक में हो रहा है। इसमें जो संदेश है ये पदयात्रा का, वो ये है कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है हिमाचल की और केंद्र में, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास हम ये पदयात्रा और अभियान के माध्यम से कर रहे हैं। विशेषकर जो सरकार की विफलताएं रही हैं, जो महंगाई के विषय में रही है, जो बेरोज़गारी के विषय में है, जो कोविड काल में इतने हज़ारों लोग शहीद हो गए, उसका मिसमैनेजमेंट हुआ जी, और जो आगे पूरे तरीके से हमारी देश की इकोनॉमी चरमरा गई है और युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है, और जो महिलाओं पे, हमारी बहनों माताओं पे जो अत्याचार बढ़ गए हैं, ये सारी विफलताओं के खिलाफ जनता की आवाज़ बन के हम ये अभियान चला रहे हैं। और पिछले आप 7 सालों से देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी, ये वो नेतृत्व है जो आम जनता के साथ खड़ा है। जहाँ भी सरकार के तरफ से शोषण हो रहा है, जो भी सरकार के तरफ से अत्याचार हो रहा है, तो यही नेतृत्व, यही कांग्रेस पार्टी और इंद्र दत्त लखनपाल जी जैसे, हमने देखा कोविड के टाइम में उदाहरण कि इंद्र दत्त लखनपाल जी ने जो कोविड के काल में काम किया, हर परिवार के दुख को अपना दुख समझा और उसमें जो है वो शामिल हुए और उनको मदद की। तो ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस का इतिहास है। और इसके खिलाफ जो जन विरोधी नीतियों लादने का जो भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा रहा है, उसके खिलाफ ये पदयात्रा हम निकाल रहे हैं। संजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि विधायक इंद्र लखनपाल जी का कोई सानी नहीं है इस क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हम व्यक्तिगत रूप से भी ले लेते हैं, भले कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं यहाँ से, लेकिन ये आम जन तक जुड़े हुए हैं। अभी केंद्र से भाजपा सरकार का जो इनका जो निर्णय हुआ है कि 3 जो कानून थे वो उन्होंने वापस ले लिए, सहप्रभारी होने के नाते आप किस तरह से इस
एजेंडे को देखते हैं कि जो कानून वापस लिए गए हैं, क्या ये कोई राजनीतिक दबाव की वजह से लिए हैं या फिर बाकी किसानों के या लोगों के बारे में सरकार सोचने लगी है? फरेब है, मोदी सरकार का ये फरेब है। पहली बात तो मैं आपका ध्यान उस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुलेआम तौर पे रिकॉर्ड पे ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है चुनाव समाप्त होने के बाद पंजाब के, यूपी के, गोवा के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो समाप्त होने के बाद दोबारा लाया जाएगा। ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आपने बिल वापस लेने की घोषणा की, किस आधार पे जनता और किसान खासकर इसको विश्वास करें? मोदी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी जो भी बात करते हैं वो आखिर में जुमला साबित होती है। और किसानों की मांग यहाँ पूरे तरीके से जो एमएसपी के बारे में है, उनका इनकम दुगना करने की जो वादा उन्होंने किया था मोदी जी ने, उसके बारे में है। और बाकी भी जो मांगे किसानों ने रखी हैं वो मांगे भी मान्य होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो करीबन 800 साढ़े 800 किसान इस दौरान शहीद हुए, उनको राहत सरकार की तरफ से कोई घोषणा होनी चाहिए, वो भी कुछ नहीं की गई। और मेन बात ये है कि पूरे तरीके से ये सरकार जो है सिर्फ घोषणाओं का आधार ले रही है, लेकिन आम आदमी को और किसानों को मदद पहुंचाने की कोई भी भूमिका, नीति ये सरकार की नहीं है, जिससे कि आज भी किसानों का इस घोषणा के ऊपर विश्वास नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि यही मोदी जी थे जिन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको नक्सल कहा, इनको पैरासाइट्स कहा। वो इनसे पूरे देश से मोदी जी ने सबसे प्रथम माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन के काल से चल रहा है, उस काल में लोग मरे, उसके बाद कोविड काल में हमने देखा जीएसटी की गलत नीति की वजह से कितने व्यापारी उद्ध्वस्त हो गए, उनके परिवार उद्ध्वस्त हो गए। ये सारी बातों से मोदी जी पहले राष्ट्र से, सभी वर्गों से माफ़ी मांगे, फिर और उनको राहत क्या सरकार देगी उसकी सरकार से ठोस घोषणा होनी चाहिए और किसानों की सारी मांग मान्य होनी चाहिए। और ये पूरे काल में अगर कोई पार्टी और किसी का नेतृत्व अगर किसानों के साथ खड़ा रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, कि जिन्होंने पहले दिन से लेकर लास्ट तक ये विश्वास जताया था कि किसानों की शक्ति और जो एकता है उसके सामने मोदी सरकार के अभिमान को झुकना पड़ेगा, जो वो झुके। हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी होने के नाते अभी हाल ही में आप देखेंगे आने वाले वर्षों, एक आध वर्ष में 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चाहे पंजाब देख लेते हैं उसमें, चाहे उत्तराखंड देख लेते हैं या यूपी देख लेते हैं। उन सब के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आने वाले विधानसभा में किस तरह से आप देख रहे हैं कि मजबूत है, और आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार में वापस जो उनका सपना है 2022 मिशन रिपीट का, उसको तोड़कर आगे बढ़ेगी? ये जो चुनाव अभी हुआ बाई इलेक्शंस 4, जो हम 4-0 से जीते, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है। और हम तो जनता के नुमाइंदे बन के ये संघर्ष उनके बिहाफ पे हम लड़ रहे हैं, भाजपा की नाकामियों और जो विफलताओं के खिलाफ। आगे भी यही ट्रेंड रहेगा। जनता ने तो सिर्फ झलक दिखा दी है कि बहुत हो गया जुमलेबाजी की सरकार, बहुत हो गया जनता को दिशाभूल करने के जो इनके जुमले हैं। और पूरे तरीके से जो राजा वीरभद्र सिंह जी के समय से जो विकास की दिशा कांग्रेस की परंपरा हिमाचल प्रदेश में रही, डॉक्टर परमार जी के टाइम से, उसी को आगे बढ़ाने का जो है हमारा प्रयास रहेगा। और जो पटरी से हिमाचल का विकास उतर गया है, इनकी जो है नीति जन विरोधी होने के कारण, वो फिर से हम पटरी में लाएंगे और जनता की सेवा करेंगे और पूर्ण वैभव जो हिमाचल का रहा है उसको पुनः स्थापित करेंगे। मेरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है। विधानसभा 2022 के लिए अभी राजा वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि किस व्यक्ति को चेहरा बनाया जाए, किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली जाए? ऐसा कोई पार्टी की तरफ से रणनीति आपके सामने आई है? कोई भी प्रदेश में, देश में कहीं पे भी जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। हम सब, कोई बड़े हुद्दे पे हो, कोई छोटे हुद्दे पे हो, कोई पार्टी का, हम पार्टी के सिपाही हैं। और पार्टी नेतृत्व इस विषय में जो भी निर्णय लेता है
वो सर आंखों पे मान के हम सभी निष्ठा से काम करते हैं और वही जो है हिमाचल में भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। मतलब पार्टी में कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है, इस बात का संकेत आप देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर जी हो गए, धूमल साहब हो गए, ये सारी बातें जो है जनता को पता है, कांग्रेस एक है। जी धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में आज जो जन आक्रोश रैली का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़े उत्साह के साथ में आज समर्थन मिला है और विधायक इंद्र लखनपाल जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलकर जो आज भाजपा की जन विरोधी तथाकथित जो इनकी ये कहना है कि उसको सोच को लेकर आज जो रैली की है, विधायक इंद्र लखनपाल जी का क्या इस पे कहना है, कितना ये मानते हैं कि आज उसमें ये सफल हो पाए हैं और बड़सर की जनता को इनका क्या संदेश रहेगा। विधायक साहब बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनोत्साह न्यूज़ पर। और आज आपके सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया। हालांकि इसमें संजय दत्त जी ने, सह प्रभारी जी, उन्होंने सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन आपकी तरफ से आपके क्षेत्र को किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक जन जागरण अभियान चलाया है, देश की और प्रदेश की सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ उनको लेकर, और उसी उपलक्ष्य में जो है हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने, और खासकर मैं महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भारी मात्रा में एकत्रित हुई और उन्होंने लगभग 5-6 किलोमीटर की पदयात्रा करी। और इसका जो एक संदेश जो है हम यही देना चाहते हैं इन रैलियों के माध्यम से कि आज सरकार जो है बिल्कुल जो है अकर्मठ हो गई है और सरकार को जिस प्रकार से अभी उपचुनावों में झटका लगा, 3 उपचुनाव विधानसभा के थे और 1 लोकसभा क्षेत्र का था, और उस समय जब चुनाव चले हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे, बड़े तरह के उन्होंने नारे लगाए, मंडी हमारा है, फलाना हमारा है, लेकिन आम जनता जो आज महंगाई से त्रस्त है, आज बेरोजगारों को बेरोजगारी का दंश है, आज जो सरकारी कार्यालयों में पद खाली पड़े हुए हैं, करणामूलक आधार पर जो हमारे बच्चे पिछले 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको नौकरी नहीं मिली, आउटसोर्स की कोई नीति नहीं बनी, और बागवानों के साथ जो धोखेबाजी हुई और उनका कोई सुनवाई नहीं हुई, उसी प्रकार से किसानों को समय पर बीज ना मिलना, खाद ना मिलना, और उनकी फसलों को जो नुकसान हुआ, चाहे वो प्राकृतिक रूप से नुकसान हुआ या आवारा जानवरों की वजह से नुकसान हुआ, उसके बारे में भी सरकार ने कोई ठोस नीति जो इन 4 वर्षों में नहीं बनाई और ना ही उनका किसानों की उन्होंने सुध ली। तो इससे आम जनता आज बुरी तरह से त्रस्त है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 4 वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए तक नहीं, और जो यहाँ की जनता को एक अपेक्षा थी कि नया मुख्यमंत्री बने हैं, युवा मुख्यमंत्री बने हैं और बड़सर विधानसभा क्षेत्र को सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिल पाया। और जो भी काम यहाँ पर हुए हैं वो पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में जो स्वीकृत हुए थे वही काम जो है पूरे हुए हैं, और इस सरकार ने कोई भी ऐसी सौगात हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र को नहीं दी। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने प्रवास पे आएंगे यहाँ पर, अब आनन फानन में वो कुछ देंगे भी तो उसका फ़ायदा क्या, क्योंकि अब तो चुनाव का समय है, अभी विंटर सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारा बजट की मीटिंग शुरू हो जाएगी, 2 महीने उसमें चले जाएंगे, फिर शिमला नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, तो सरकार के पास काम करने का समय कहाँ रह गया। जब समय था सरकार के पास तो सरकार ने कुछ किया नहीं, और यहाँ के लोग जो हैं आज जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अगर वो शायद यहाँ 1 वर्ष पहले भी आ जाते तो शायद हमारी विधानसभा क्षेत्र को कुछ मिलता, लेकिन वो जिला हमीरपुर को उन्होंने उपेक्षित करके रखा है। हर क्षेत्र में, चाहे टूरिज्म की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से चरमराई हुई हैं। हमीरपुर जो हमारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसमें जो है 1.5 वर्ष से सिटी स्कैन की मशीन खराब पड़ी हुई है, और ये सरकार की आप वो देखिए लापरवाही देखिए और प्रशासन की लापरवाही देखिए। वो सिर्फ केवल मात्र एक बयान देते हैं कि 1.5 वर्ष से खराब है, जल्द ठीक हो जाएगी। अरे जिन लोगों को दिक्कत है, तकलीफ़ है, टांडा में मशीन आपकी ख़राब है, शिमला में आपको ओवरलोडिंग है, तो कैसे लोगों का जो है इलाज आप करेंगे, और किस मुंह से आप ये बोल रहे हैं कि आज हम विश्व गुरु बन गए हैं, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल को हमने अच्छे पायदान में लाए। किस क्षेत्र से बात करते हैं? आज जो भी
ये सिर्फ केवल मात्र बड़बोली बातें करते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। कभी वो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू नहीं लगाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पूरी कर्मठा के साथ एकजुट है और यहाँ पर जो है हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं और जब जब भी कांग्रेस पार्टी को हमारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ी वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर क्षेत्र में जिला स्तर पर जो है हमने कार्यक्रमों को अंजाम दिया। लखनपाल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाल ही में 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया केंद्र द्वारा, लेकिन इससे पहले जब ये कानून वापस नहीं लिए गए थे तब चाहे भाजपा के सांसद थे, चाहे वो भाजपा के विधायक थे, सभी लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे थे कि उन्होंने जो फैसला लिया वो किसानों के हित में लिया है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि आपकी क्या टिप्पणी है इस बात पे कि अगर वो किसानों के हित में था तो फिर अब वो वापसी लेने के बाद में वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो फैसला लिया वो सबसे अच्छा लिया है। इन दोनों विचारों में किस तरह से आप विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं? देखिए, तो वही बात हुई ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब भाजपा के लोग आज से 1 वर्ष पहले बड़े गुणगान करते थे, विधानसभा में भी इस कानूनों को लेकर बड़ी चर्चा हुई, वहाँ पर भी हमने सरकार को घेरा कि आप ने जो कानून कृषकों को लेकर जो बनाए हैं और केवल मात्र जो हमारे किसानों की जो उपज है उसको आपने सीधे तौर पर एक अमीर लोगों को दे दी और उसमें केवल मात्र अमीर लोगों को फ़ायदा होना था, अपनी ज़मीन के ऊपर अधिकार नहीं रह जाना था और जो हमारे किसान थे वो बेचारे परेशान थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा किसानों का और उनके नेतृत्व का कि उन्होंने अंतिम समय तक जो है लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ रहे हैं। वो इस बात से सहमत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि आप वापस ले लो, वापस लेता हूँ मैं इस कानून को, आप घर जाओ। कानून के किसान कहते हैं कि हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानेंगे, क्योंकि इन कानूनों में ये कह देना कि आप घर चले जाओ हम वापस ले लेंगे वो कोई पूरा नहीं। उनको सबसे पहले तो किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो जो परिवार जिन लोगों ने शहादतें दी, 800 के आसपास लोग जो शहीद हुए हैं, उनके घरों में जाते, उनके घरों में जाकर जो उनसे संवेदना प्रकट करते और उनसे कहते कि हमसे गलती हुई है, माफ़ी मांगते हैं, तब तो हम समझते कि ये संवेदनशील लोग हैं। ये संवेदनशील लोग नहीं है, तानाशाह लोग हैं और तानाशाह को इन्होंने लोकतंत्र में को इनको ख़त्म करने की जो उन्होंने एक साजिश रची थी, शायद ये भूल गए कि जिस समय इस देश में तानाशाह लोग थे, अंग्रेज़ थे चाहे मुग़ल थे, ये किस प्रकार से लोगों ने स्वतंत्रता में अपनी जानें गंवा कर जो है इस देश को आज़ाद कराया, उस समय की बात इनको भूलनी नहीं चाहिए। और ये भी सही बात है कि ये लोग उस समय आज़ादी की लड़ाई में कहीं थे नहीं, इनके परिवार का सदस्य कोई शहीद नहीं हुआ, किसी ने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, तो इनको क्या पता है कि शहादत क्या चीज़ होती है। तो आज जिस प्रकार से मोदी जी को पीछे हटना पड़ा है, इनको निश्चित रूप से जो है वैसे भी है वो माफ़ करने लायक नहीं है। चाहे वो कोरोना की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो जीएसटी की लड़ाई हो। आज सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जीएसटी से हमने लाखों करोड़ों रुपए इनकम होगी। जरा सरकार ये समझाए कि वो जीएसटी से पैसा कहाँ से आ रहा है, किसकी जेब से पैसा आ रहा है। आज जीएसटी की वजह से लोग परेशान हैं, जो छोटा मध्यम वर्गीय जो हमारे दुकानदार हैं उनको परेशानी हो रही है और जो छोटे ठेकेदार हैं उनको परेशानी हो रही है। लाखों करोड़ों रुपया जो उनको जीएसटी में जो एक तलवार की जो उनके गले पे रख दी हुई है सरकार ने, वो उनको भुगतान करना पड़ता है और सरकार उसमें शाबाशी ले रही है। आप कितना जनता को चूसेंगे? आप गैस के सिलेंडर के इन्होंने रेट बढ़ाए, उस समय ये कहा करते थे तो कोई महंगाई नहीं है। एक इन्होंने उज्ज्वला योजना चला रखी है जो गृहिणियों को मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं। क्या ड्रामा है? आप एक तरफ तो मुफ्त में दे रहे हैं, ऊपर से 1200 रुपये का सिलेंडर कर दे रहे हैं। आपने सब्सिडी खत्म कर दी उसमें। फिर आप किस प्रकार की ये उनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता जगह जगह जाकर जनमंच में जाकर जो है वो सिलेंडर बांट रहे हैं? क्या आखिर ये सरकार दिखाना चाहती है? अपने धरातल के ऊपर आप काम करिए। लोगों जो हमारे संवैधानिक कार्यालय हैं उनके अंदर लोगों को जो है रोज कार्यालयों पे उनके समाधान होना चाहिए उनकी समस्याओं का। आप जनमंच के माध्यम से, झंड मंच के माध्यम से वहाँ कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं। अब तो वहाँ झगड़े भी लग पड़े होने। अब आज अखबारों में पढ़ रहा था मैं, जब लोग वहाँ झगड़ने भी लग गए। तो क्या ये ड्रामा जो है इन्होंने मचा के रखा है, इसमें इस प्रकार से बेवजह जनता के पैसे को बेफजूली से ये खर्च कर रहे हैं, इसको जो है कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। अभी हाल ही में अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हिमाचल सरकार 2000 करोड़ रुपए का एक कर्ज लेने जा रही है। इसको लेकर आपका क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तब से लगातार कभी 1000 करोड़, कभी 2000 करोड़ हर तीसरे चौथे महीने ये कर्ज ले रहे हैं। और जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उस समय सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार भी लोन लेती थी, तो उस समय बड़ा हो हल्ला करते थे
और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सदन में बहुत हल्ला करते थे कि ये सरकार जो है इसने प्रदेश बेच दिया, लोन ले लिया, आर्थिक गुलामी कर दी। और आज जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, केवल मात्र वो इंजन ही इंजन रह गया, ना उसमें कोयला है ना उसमें तेल है, वो चल ही नहीं रहा है, और ना वो दिल्ली की तरफ चल रहा है ना शिमला की तरफ चल रहा है। तो ये जो सरकार है केवल मात्र जुमलों की सरकार है, और ये खुद ही बोल देते हैं जब इनसे कोई पूछते हैं कि आपने ये वादा किया था, घोषणा की थी, बोलते हैं तो जुमले हैं। तो ये सरकार जो है कहीं पर भी विश्वसनीयता पर ठीक नहीं ठहरती है, और ये केवल मात्र झूठ पर राजनीति करते हैं। और हमेशा से इनका इतिहास देख लीजिए आप, 1923 से लेके 1925 से लेके, कि ये झूठ पर ही राजनीति करते हैं, और झूठ इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतने ज़ोर से बोलते हैं कि लोग उसको सच मानने की कोशिश कर लेते हैं और उसमें उनकी बातों में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार में सभी प्रश्नों का ना तो जवाब मिल सकता है और ना ही ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने आज एक बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और कहीं ना कहीं चाहे वो बात महंगाई की हो, चाहे वो बेरोज़गारी की हो, बात चाहे किसानों के आंदोलन की हो, इन सभी बातों का प्रभाव 2022 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो भाजपा को आत्मचिंतन करने की जो आवश्यकता जो कहा जाता है वो वाकई में ही है, और कहीं ना कहीं उस आत्मचिंतन से ही इस बात के निर्णय पे पहुंचा जा सकता है कि 2022 का राजा कौन। बने रहिए इसी सवाल के साथ में, लगातार आपको लेकर चलेंगे। और जीवन उत्साह न्यूज़ की अगर आपको खबर पसंद हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।